हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? दो चीज़ है जिस पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आज दोनों और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या हो रहा है? नाम से ही इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करेगा किस पे। जैसे दो इवेंट है, अगर बोला हुआ है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से दोनों डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी तरह से मतलब एक का होना, अकरेंस और नॉन अकरेंस, किसी एक का होना या ना होना किसी दूसरे का होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट है, किसी तरह से कोई लिंक ही नहीं है। और इसका अकरेंस और नॉन अकरेंस दोनों, दूसरे का अकरेंस और नॉन अकरेंस दोनों। ठीक है, तो जैसे अगर इफ़ इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, इफ़ इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका, कोई भी मान लेते हैं, इवेंट बी मान लेते हैं, इवेंट बी। ठीक है, तो क्या होगा? हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़े हैं, कुछ याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो है सैम्पल स्पेस बी बन जा रहा है। इसका मतलब यही बोले थे वहाँ पे। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है गिवन डेट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, आप बोल रहे हैं कि बी और ए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम लोग ये जीरो आता था, पर इंडिपेंडेंट मतलब बी का होना या ना होना ए से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। तो क्या कुछ भी चेंजेस होगा? क्या कुछ भी अलग होगा? क्या नहीं। क्या होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगा, बी हो या ना हो ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या पढ़े थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी इक्वल टू क्या पढ़े? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में बी है ऑलरेडी कर, तो बी सैम्पल स्पेस बन जाता था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये पढ़े थे। अब इतना इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है अगर इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो हम लोग को यूज़ करना है किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इंडिपेंडेंट है या ना है, तो यही फार्मूला काम आएगा। ठीक है, ये कैसे निकाले? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी इक्वल टू ये होता है अपना। ठीक है, अब अगर इंडिपेंडेंट है तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी है, गिवन डेट सी है, कुछ भी हो, अगर सारे इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों अगर साइमल्टेनियस हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये भी देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था। कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग इसी को उल्टा कर देते थे। तो क्या इसको क्या क्या लिखते हैं? कुछ दो फार्मूला में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हो गया, अब बी हो गया, अब ए का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन मीन्स क्या है? ये इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इसका निकालना है। तो किसी एक को पहले कर देते हैं इसको, किसी को जैसे बी हो गया, ये वाला बोल देते हैं कि बी हो गया, मतलब बी को सैम्पल स्पेस बना देते हैं। अब ए का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यही वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। अब बी हो चुका है, फिर ए का क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी ये आता था। ठीक है, या तो इसको यहाँ पे अगर ए को पहले हम लोग ए को पहले परफॉर्म कर लिए तो
अगर ए इवेंट हो गया पहले, ठीक है, अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, गिवन डेट ए हैज ऑलरेडी अकर, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी आता था, ठीक है, ये दोनों से, तो इसको तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। अब अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ हम लोग एक ये देख लिए, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग उल्टा लिखना चाहें, मतलब ए इंडिपेंडेंट बी है तो बी भी इंडिपेंडेंट बी ए से रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डेट ए, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। चलो कुछ नोट करके लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, जैसे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, देन ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए का होना, ठीक है, बी का ना होना, एक बी का होना, ए का ना होना, कोई भी पॉसिबिलिटीज़, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बार मतलब ए का ना होना, और बी, ए का होना ना होना, बी का होना ना होना किसी से कोई रिलेटेड नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ए बार कॉमा बी, मतलब ए का ना होना, बी का होना, ए का होना, बी का ना होना, ए का ना होना, बी का ना होना, कोई भी, सारे इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, ये सब सारे इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब 3 इवेंट होगा तो ऐसे ही तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये दोनों ऐसा होता है। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर दे रहा है, एक हो गया तो दूसरे का होने का क्या चांस है, कुछ नहीं, 0 चांस है, बट एक हो गया तो दूसरे का होने का क्या चांस है, अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसका चांस था अपना वही रहेगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये वाला चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना भी रहेगा, अगर 4 को रहेगा तो चारों आपस में मल्टीप्लाई, किसी से किसी का प्रोबेबिलिटी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो सारे का प्रोबेबिलिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर बी भी हो फिर सी भी हो, और तीनों होना पड़ेगा, इसीलिए इंटू करते थे, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को भी इंटू कर देते हैं। पीएनसी में अच्छे से देख चुके हैं इस चीज़ को, और इससे पहला वीडियो में, पिछला वीडियो सब में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर 3 इवेंट है, तीनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो केवल देखो 2 इवेंट था तो केवल इससे काम चल जाता था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि यही पॉसिबिलिटीज होता है, बट 3 इवेंट है, अगर तीनों बोला हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, या ऐसे दे दे कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ऐसे भी लिख सकता है, अब कंफ्यूज नहीं होना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है, या तो इंडिपेंडेंट, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ईच पॉसिबल सबसेट, ठीक है, जितना भी, जैसे 3 इवेंट है ए बी सी, तो सबसेट टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, 2 पावर n होता है तो 2 पावर 3, 8 पॉसिबिलिटीज सबसेट होगा, 8 सबसेट बनेगा, ठीक है, लेकिन उस सबसेट में एक एक एलिमेंट का, तीन सबसेट तो एक एक एलिमेंट का बन जाएगा, तो वो तो कोई मतलब नहीं हुआ, फिर एक सबसेट ऐसा होगा जिसपे से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो 4 सबसेट ऐसा हो गया जो काम का अपना नहीं है, तो 8 में से 4 कर देंगे तो टोटल जो हम लोग को रिक्वायर्ड सबसेट है वो 4 ही बचेगा, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग ये भी क्वेश्चन कर चुके कितना सबसेट बनता है, ठीक है, तो ईच पॉसिबल सबसेट ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, जितना पॉसिबल सबसेट है जिसका साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, वो सारे आपस में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 का पेयर बना लो, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, ऐसे बी और सी और ए सी, ठीक है। अब ये 2 पेयर का हो गया, अब 3 का लेंगे तो 3 का एक ही पॉसिबिलिटीज़ होगा जो कि ये, ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग बोल देते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अगर 3 इवेंट है, बोला रहेगा कि क्या तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो ये चारों चीज़ चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बट ऐसा बोले कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है क्या, तो हमको ये 4th वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पेयर वाइज मतलब दोनों का पेयर, जो
ए बी सी ये सब जो पेयर है ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है क्या, तो बस आपस में देखना है, ठीक है, सबको मिला के नहीं, पूरे तीनों सेट को नहीं देखना है। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे या तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब दो दो का पेयर बना लो, ठीक है। अब इसी का हम लोग एक्सटेंड करें अगर म्यूचुअली पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का समझ गए कि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो पेयर वाइज मतलब एक और आएगा, किसी भी दो पेयर अगर ले लें तो कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। पेयर वाइज मतलब ये है, जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, तो पेयर वाइज ए बी को पकड़े या बी सी को पकड़े या बी ए सी को पकड़े, कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं आने चाहिए। तो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, ठीक है। बट अगर ऐसा दे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, केवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे तो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होगा बताओ, या ये वाला क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट पेयर वाइज, इसका क्या मतलब होता है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब पेयर वाइज कुछ कुछ हो रहा है, मतलब कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। कैसे होगा, ये गोल नहीं बनेगा, ऐसे बना लेंगे अगर, तो देखो ये दोनों को आपस में लेंगे तो कुछ है, यहाँ भी कुछ कॉमन है, यहाँ भी कुछ कॉमन है, तो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। बट हम लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट पेयर वाइज ये अगर फाइंड करना है तो कैसा बनेगा डायग्राम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों मिला दें, अभी तो देखें म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब तीनों मिला के एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो यही तो डायग्राम है उसका, तीनों का कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे देखो तीनों को साथ में कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन पेयर वाइज एक्सक्लूसिव है, अच्छा नॉट नहीं होगा बट पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, ठीक है, पेयर वाइज एक्सक्लूसिव है, पेयर अच्छा सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट पेयर वाइज, नॉट पेयर वाइज होगा यार, क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है नॉट ही होगा, अगर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कॉमन आ रहा है बट पूरा तीनों का तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग देख चुके हैं कि ये जो इंटरसेक्शन वाला है वो आपस में दोनों का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कोई जो इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी है वो आएगा ही नहीं, तो इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन इवेंट टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड, कंडीशन रिक्वायर्ड मतलब ये वाला, ये देखो अगर तीन इवेंट था, ठीक है, तीन इवेंट है वो म्यूचुअली अगर इंडिपेंडेंट है या सिंपल इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है तो चार कंडीशन रिक्वायर्ड है, ऐसे ही अगर एन इवेंट है तो कितना कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, हम लोग यहाँ निकाल के देखे भी थे कि तीन इवेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होगा, 2 n, तो यहाँ पे भी निकाल लेते हैं 2 n, ये टोटल पॉसिबल सबसेट है विथ n एलिमेंट, ठीक है, कि कोई एक सेट है जिसपे n एलिमेंट है तो उसका सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 n बनेगा, तो किसको क्या क्या और माइनस करेंगे, जो कि एक ऐसा सबसेट बनेगा जिसपे 5 एलिमेंट होगा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसको माइनस कर दो, उसके बाद कम से कम दो पेयर बनाना है तो कम से कम दो एलिमेंट का सबसेट होना चाहिए, तो एक एक एलिमेंट का सबसेट को हटा देंगे, तो एक एक एलिमेंट का कितना सबसेट बनेगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है n, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जैसे 5 इवेंट है, 5 मतलब नंबर ऑफ, एक कोई इवेंट है जिसपे 5 नंबर है तो कितना कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, या सिंपल 5 इवेंट नंबर ऑफ 5 इवेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडीशन कितना होगा, तो n के जगह पे 5 बैठा दो, 2 -1 -5, ठीक है, जो भी आएगा देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है कहीं दे देते हैं। लेट ए फेयर कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, फेयर कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिख लो, क्या क्या हो जाएगा, हेड टेल
हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल और टेल हेड। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। इवेंट ए बोल रहा है कि हेड इन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट टॉस में ए जो है हेड इन द फर्स्ट, तो हेड टेल और हेड हेड ये दोनों ए को है। फिर बी बोल रहा है हेड इन द सेकेंड टॉस में हेड, तो हेड हेड और टेल हेड ये दो आया। फिर सी बोला देयर इज एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो हेड टेल हेड हेड और टेल हेड ये तीनों आ गया। अब जो भी बोला निकाल लेते हैं। देन फाइंड वेदर दीज इवेंट आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और नॉट, या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है या पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, क्या बताना वो करना। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, पहले पेयर वाइज देख लो, मतलब ए बी का देख लो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, ए में एच एच है, यहाँ भी एच एच है, तो एक टोटल एलिमेंट है और डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, बी भी 1/4 1/2, तो ये हो गया 1/4 मतलब सही है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम लोग किसका देखेंगे, किसी और का देख लो, बी और सी का देख लो। ठीक है, बी और सी में कितना, 2 एलिमेंट कॉमन है, तो 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो रहा है, तो बी तो 1/2 है और सी 3/4 है। ठीक है, तो ए बी और सी का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हो गया 3/8 और ये गया 1/2। देख लो यहीं पे ख़त्म हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही नहीं है। ठीक है, अब पेयर वाइज ही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए और सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो नाइदर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ लेट ए बॉक्स कंटेन 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, 2 आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। ये सब चीज़ ध्यान देना, रिप्लेस कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बल्ब उठाए, ठीक है, उसको हम लोग नोट किए क्या है नहीं है, उसको फिर से रख दिए जहाँ था बॉक्स में, उसके बाद फिर से एक उठाएंगे, जितना भी ऐसे होगा हर बार रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि सैम्पल स्पेस चेंज नहीं हो रहा है, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब सैम्पल स्पेस चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काम ही क्या है। ठीक है, हर बार रिप्लेस कर दे रहे हैं हम लोग। चलो देखते हैं क्या बोला है। ए जो है 2 बल्ब को उठाए हैं हम लोग, और ए फर्स्ट डिफेक्टिव है, बी जो है सेकंड इज नॉन डिफेक्टिव, थर्ड दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, वही है इंडिपेंडेंट बताना है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है या पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस लिख देते हैं। सैम्पल स्पेस पे 2 बल्ब को उठा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, देखिए 1 by 1 उठा रहे हैं ना, तो ध्यान देना ऑर्डर पॉसिबल है। 1 by 1 उठा रहे हैं, एक ही बार में 2 उठा ले रहे हैं तो ऑर्डर इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है, पर एक एक करके उठा रहे हैं तो ऑर्डर तो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उठाए पहला बल्ब डिफेक्ट निकल गया, ठीक है, और पहला बल्ब डिफेक्ट निकला या तो नॉन डिफेक्ट निकला, ऐसा हो सकता है। दूसरा बल्ब क्या हो सकता है, दूसरा बल्ब भी डिफेक्ट निकल जाए, ठीक है, इस पर भी डिफेक्ट निकल जाए, या नॉन डिफेक्ट निकले, या डिफेक्ट एंड नॉन डिफेक्ट निकले। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होगा, डिफेक्ट डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट नॉन डिफेक्ट, नॉन डिफेक्ट डिफेक्ट और नॉन डिफेक्ट नॉन डिफेक्ट। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होगा, एक एक करके उठाएंगे तो। और सबका पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट का पॉसिबिलिटी कितना है, डिफेक्ट 50 है और टोटल 100 है, तो 1/2, और नॉन डिफेक्ट का भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है क्या, तो एक एक उठाओ। ए
अच्छा, ए और बी सी को लिखे नहीं है तो ए बी सी को लिख लो पहले। ए क्या है, फर्स्ट इज डिफेक्टिव, मतलब डी डी और डी एन। पिछला क्वेश्चन ये पूरा लगता है। बी क्या है, सेकेंड वन इज नॉन डिफेक्टिव, तो ये दोनों लास्ट वाला, ठीक है। और सी है आइदर बोथ आर डिफेक्टिव, तो डी डी और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, एन एन। थोड़ा सा डिफरेंट है पिछला बार से, चलो ठीक है। तो ए और बी का देखते हैं, ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाए तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है, ये वाला डी एन वाला कॉमन है, तो 1/4, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए हो गया 1/2 और बी हो गया 1/2, तो ये ठीक है, सही है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद किसी और का पकड़ो, पेयर ऑफ बी एंड सी पकड़ते हैं, बी एंड सी, तो बी एंड सी इस पे कॉमन क्या है, बी एंड सी में कुछ भी कॉमन है क्या, कहाँ गया, बी एन एन, एन एन वाला कॉमन है, ठीक है, तो 1/4 हो गया। और ये दोनों का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी बच गया, इसका निकाल लो। ए और सी में भी कुछ कॉमन है, एक कॉमन डी डी डी, तो ठीक है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट लग रहा है, ठीक है, हो गया। 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए तीनों का मिला के भी होना चाहिए, तो तीनों का निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तीनों का कुछ भी इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है, तो 0 हो गया। तो नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, क्यों नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी 0 तो है नहीं, तो ये 0 तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा, 1/8 आएगा, तीनों का 1/2, तो ये नॉट इक्वल टू है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, बट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ 2016 का क्वेश्चन है, क्या है, लेट 2 फेयर डाइस ए एंड बी आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, E1 इज इवेंट दैट डाई ए स्वैप 4, ठीक है। कोई दो डाइस है, डाइस ए और डाइस बी, ठीक है, एक इवेंट है, उस पे से बोल रहा है कि E1 इवेंट में इस पे 4 शो करता है, इसका कुछ पता नहीं, तो E1 मान लेते हैं इस तरह से। E2 इज द इवेंट दैट डाइस बी शो अप 2, ये 2 करता है, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर E3 इज द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइस इज ऑड, E3 जो है, यहाँ पे यहाँ जो भी आएगा और यहाँ जो भी आएगा दोनों मिला के ऑड होना चाहिए, तो ऑड कब आएगा, ये दोनों ऑड होगा तो ऑड आएगा क्या, ऑड कब आएगा, एक ऑड होगा और एक इवन होगा तभी आएगा, ठीक है। ये ऑड कब आएगा, ऑड प्लस इवन हो जाए या इवन प्लस ऑड हो जाए, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है E3 के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ जैसे कुछ 3 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, या उल्टा तभी हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अच्छा नॉट ट्रू जब भी बोले तो हम लोग ना देखो यहाँ इस क्वेश्चन से सीखो कि ये तीनों निकाले, ये तीनों निकाले, ए बी पेयर वाइज निकाले, तो 3 को निकाले पहले, और ये सबसे लास्ट वाला निकाले, एक में से काम हो गया अपना, तो सबसे पहले ना जितना भी सबसे बड़ा है उसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो छोटा में क्योंकि ज़्यादा निकालना पड़ेगा, बड़ा में एक कम निकालना पड़ेगा, जो 3 का लेंगे, मतलब बड़ा सबसेट मीन्स बड़ा सबसेट का बात कर रहे हैं, छोटा सबसेट नहीं, तो सबसे जैसे ये वाला ऑप्शन से सबसे पहले इसी को उठाओ, क्योंकि ये तीनों जो है अगर 2-2 का उठाएंगे हम लोग तो 3 बार चेक करना पड़ेगा, टाइम फालतू जाएगा, ठीक है। और वैसे भी क्या ज़्यादा गलत होने का क्या चांसेस होगा, ये तीनों निकालेंगे, इतना क्यों ऑप्शन देता, गलत होने का चांसेस यही है, अगर तुक्का भी मारना चाहते हो तो इसको मार के चल जाओ, सही हो जाएगा आंसर, मतलब लगभग, ठीक है। क्यों, क्योंकि मतलब गलत भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है इसका गलत होने का, बस इतना बोल रहे हैं, तुक्का मारने नहीं सिखा रहे। चलो निकालते हैं, जैसे क्या करें कि तीनों का निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन
E3, अगर इसका निकालने जाएं तो क्या हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो रहा है कि नहीं, ये देखना है हम लोग को। ठीक है, तो E1 E2 E3 ये सब कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 डाइस 1 में आया, यहाँ कुछ आएगा तो इसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा ही, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा। बट ये तीनों का इंटरसेक्शन देखना है हम लोग को। इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन मतलब देखो E1 में जो है इस पे 4 दिखा रहा है, तो डाइस बी है, यहाँ क्या क्या आ सकता है 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो E1 में क्या क्या इवेंट आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इतना आ सकता है। तो E1 में सैम्पल स्पेस अगर बनाने जाएँ E1 का, तो E1 में क्या होगा 4 1 ऐसे, 4 2 ऐसे, ठीक है, 4 3 ऐसे करके 4 6 ऐसे आएगा। E2 में क्या आएगा, E2 में 1 2 आगे 2 2 3 2 ऐसे करके 6 2 ऐसे जाएगा। ठीक है, बट यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक में इवन होगा और दूसरे में ऑड। ठीक है, एक में इवन होना चाहिए, दूसरे में ऑड, तभी E3 आएगा। तो E3 में क्या क्या आ सकता है, जैसे 1 2 चलेगा, ठीक है, 3 2 चलेगा, ऐसे ही फर्स्ट में 4 आ जाए और सेकंड में 3 आ जाए, ये चलेगा। फर्स्ट में 4 आ जाए 5 आ जाए, ये चलेगा। अब देखो ये जो है ये फर्स्ट वाला इवेंट में होगा, इवेंट E1 में, ये फर्स्ट वाला इवेंट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है ये थर्ड सेकंड वाला इवेंट में होगा। तो हमको क्या चाहिए होता है, इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब तीनों में ऐसा कोई भी इवेंट है जो तीनों में हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये दोनों का ही कॉमन नहीं आएगा, ये दोनों का ही कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, कैसे? नहीं, एक कॉमन आएगा ये दोनों का, एक कॉमन आएगा क्या, 4 2। ठीक है, एक कॉमन आएगा बस 4 2, एक ही कॉमन आएगा ये दोनों का, E1 और E2 का। अब यहाँ 4 2 से काम तो नहीं चलेगा, 4 2 और 2 4 दो कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ या ना ही 2 4 से काम चलेगा, ना ही 4 2 से काम चलेगा। तो एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि तीनों का इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, तो ये 0 है। और ये क्या है, कुछ है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो वही पूछा कि कौन सा गलत है, तो यही वाला गलत है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट, 4 पर्सन इंडिपेंडेंटली सॉल्व ए सर्टेन प्रॉब्लम करेक्टली। 4 लोग हैं, चारों अपने अपना इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई देख के नहीं कर रहा है, विथ प्रोबेबिलिटी 1/2, इतना कुछ 4 प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। 4 लोग हैं, चारों लोग सही सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी दैट वो प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 4 लोग हैं, सबका करेक्ट करने का दिया हुआ है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो करेक्ट करने का दिया तो गलत करने का भी प्रोबेबिलिटी इसी से निकल जाएगा, 1 माइनस सबको करते जाएंगे। तो बोला है कि उसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक लोग सही सॉल्व कर दे। तो अगर एटलीस्ट है तो हम लोग एग्जैक्ट चेंज करेंगे, अगर तो क्या करेंगे कि एग्जैक्ट एक लोग एग्जैक्टली 1 पर्सन सॉल्व करेक्टली। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 पर्सन, फिर एग्जैक्टली 3 पर्सन और एग्जैक्टली 4 पर्सन। इतना दो जैसे आओगे तो ऐसे लग जाए कि ये तो ज़्यादा कैलकुलेशन करा रहा है। तो क्या सोचना है, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में क्या होता है, टोटल, ठीक है, माइनस कोई भी नहीं, एक ही को तो बच रहा है, एग्जैक्टली 0 लोग सॉल्व करेक्टली, एग्जैक्टली 0 पर्सन सॉल्व करेक्टली। तो ये क्या है, टोटल 4 लोग हैं, तो अगर हम लोग बाइजेक्शन से करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस नन ऑफ देम सॉल्व करेक्टली। ठीक है, 1 क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी 4 ही लोग हैं ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा,
माइनस कोई भी सही से सॉल्व नहीं करे, तो सही से सॉल्व नहीं करे मतलब फर्स्ट वाला भी सही से सॉल्व नहीं करे तो उसका कितना हो जाएगा, 1/2 है तो -1 तो 1/2 ही रहेगा। 3/4 है सही करने का, सही सॉल्व करने का, तो गलत करने का 1/4, ये भी गलत करे। थर्ड वाला जो है वो भी गलत करे तो उसका क्या हो जाएगा 3/4। फोर्थ वाला भी गलत करे तो 1/8 है तो 1 - 1/8 तो 7/8, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा 1 - 21 डिवाइडेड बाय 256, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला 235 डिवाइड बाय 256। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन आते रहता है कि एटलीस्ट 1% सही सॉल्व करे। इसी को बोल दिया कि एटलीस्ट 2 लोग सही सॉल्व करें या 4 का चारों लोग सही सॉल्व कर दे, 4 का चारों लोग सही सॉल्व कर दे तो क्या होगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, सारे लोग इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ इंटू भी कर पा रहे हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट है इसलिए। ठीक है, कोई भी सॉल्व सही से नहीं करे, कोई भी सॉल्व सही से नहीं करे मतलब नाइदर ए नाइदर बी, ये वाला चीज़, नाइदर ए नॉर बी वाला चीज़, कोई भी सॉल्व सही से नहीं करे। ठीक है, तो सबका प्रोबेबिलिटी का हम लोग इसीलिए इंटू कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। यहाँ से एक चीज़ ये भी सीखना है। नेक्स्ट है, एन एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स दिया हुआ है। ठीक है, उस पे से लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी इवेंट है। ठीक है, ए एंड बी कोई भी 2 इवेंट है। ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम। ठीक है, टोटल मेरा कितना है 10 है, कुछ भी क्या है वो तो नहीं पता, टोटल 10 है। उस पे से ए जो है इस पे से 4 आउटकम है और देन द नंबर ऑफ आउटकम डेट बी मस्ट हैव। अच्छा, बी से कुछ भी दिया नहीं है, इसका मान लेते हैं कि एक्स है टोटल। ठीक है, सो डैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा ठीक है, यही एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का तो एडवांस लेवल थोड़ा रहता ही है लेकिन अगर समझा हुआ है तो ईजी होता है। क्या है कि इक्वली लाइकली इवेंट है, सबसे पहली बात, सबका मीन्स प्रोबेबिलिटी इक्वल है सारे आउटकम्स का। ठीक है, तो चार आउटकम इसका है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसलिए इक्वली लाइकली दिया हुआ है। 4 आउटकम है, हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/10 आएगा, तो 4 है तो 4/10 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा, इससे कोई मतलब नहीं। इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग मान लेते हैं कि x है। ठीक है, या x नंबर मान लिए, x अगर नंबर टोटल मान लिए कि x नंबर है तो इसका प्रोबेबिलिटी x/10 होगा। ठीक है, और हम लोग को बोला है कि b में कितना नंबर है, मतलब x निकालने बोला है, x में हम लोग x का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है चेक करते हैं। वैसे भी ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना भी इजी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग को 4/10 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी x/10। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग का ए में टोटल 4 एलिमेंट है। हाँ, ऐसे सोच सकते हैं कि ए में 4 एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितना एलिमेंट तक आ सकता है, 4 ही एलिमेंट आ सकते हैं। तो एक एक करके मान लेते हैं, अगर एक एलिमेंट है मान लेते हैं यहाँ पे तो 1/10 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, 10 कट जाएगा। x का वैल्यू जो आ रहा है 5/2 आ रहा है। ऐसा तो नहीं आ सकता, आधा एलिमेंट तो नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग 2 माने, 2 एलिमेंट है, 2/10 लिए तो क्या होगा 4/10 x/, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा देखो निकाल के, x का वैल्यू 2 कट जाएगा 5, x का वैल्यू 5 आएगा। ये काम अपना चल जाएगा, 5 एलिमेंट है x में, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 5 वाला ऑप्शन कहाँ है, एक बार में ही लगा सकते हो टिक। ठीक है, लेकिन पूरा निकाल लेते हैं। अब 3 एलिमेंट आ जाए तो 3/10 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू आ जाएगा 15, देखो 10 कट जाएगा, 2/5 15/4, 15/4 ये भी नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं होगा। फिर 4 मैक्सिमम 4 तक ही आ सकता है, तो इसको अगर निकाले 4 कट गया, x = 10, 10 का 10वां एलिमेंट आ सकता है या तो 5 एलिमेंट आ सकता है, बस 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है।
ठीक है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार। इसका क्या मतलब है? ए यूनियन बी मतलब आइदर ए और बी, उस पर बार लगा हुआ, मीन्स नाइदर ए और बी। ठीक है, तो अगर हम लोग वेन डायग्राम से देखें तो कौन सा पोर्शन है, कौन, देखो ए और बी कौन सा है, ए और बी, ये कौन सा एरिया है, ये पूरा, अगर इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए तो ए और बी जो है ये पूरा एरिया है। ठीक है, अब इसी में बार लग गया मतलब ये एरिया छोड़ के तो कौन सा एरिया हो जाता है, ये जो टी वाला हम लोग एरिया ले लेते थे, बस केवल ये है। अगर इसको एक्स मान लिया, इसको वाई, इसको जेड और ये वाला टी। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू 1/6। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला वाई दिया हुआ, वाई दिया हुआ 1/4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के मीन्स ये वाला पोर्शन है, इसको छोड़ के तो क्या क्या आएगा, जेड और टी, तो जेड प्लस टी दिया हुआ है 1/4। ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्वेश्चन को देखो, देन द इवेंट ए एंड बी आर, क्या ए और बी के बारे में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देखो, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा नहीं क्योंकि वाई दिया हुआ है, तो ये तो कट गया। अब हम लोग का क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट है या इक्वली लाइकली है। तो इक्वली लाइकली कैसे पता करते हैं, दोनों का होने का या ना होने का, मीन्स होने का जो चांस होता है वो इक्वल होता है। इक्वली लाइकली, इक्वी प्रोबेबल, मीन्स प्रोबेबिलिटी दोनों का इक्वल आएगा। तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इंडिपेंडेंट भी निकाल पाएंगे। तो ए और बी का वैल्यू निकालो प्रोबेबिलिटी का, तो वो कैसे निकालेंगे यहाँ से। और एक और रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चारों को यूज करके x जेड वाई तो दिया हुआ, x और जेड निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ t, इसको ये वाला इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यहाँ से z निकल जाएगा, z इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा 1/12, z निकल गया 1/12। अब हमको x निकालना है, x कहाँ से निकालें, ये सारे t x और z सबको यहाँ डाल दो इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ से मेरा x निकल जाएगा 6/12। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो x और y को ऐड कर दो, x है 6/12 और y है 1/4। तो ये कितना आएगा, इसको नीचे में 4 कर लो अगर, तो इधर 2 इधर 4। ठीक है, ये आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस जेड। वाई कितना है 1/4 और जेड कहाँ है 1/12, तो इसको भी 12 बना लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/12 जो कि 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, नहीं है, तो इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो काट दो, अगर इससे आ जाएगा तो ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली और एक ऑप्शन में है, यहाँ इक्वली लाइकली ये भी कट गया, नॉट इक्वली लाइकली ये भी कट गया, तो इससे अपना काम बन गया, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है कि नहीं, आंसर तो आ गया है। इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स वाई, ये तो दिया हुआ है पहले से ही 1/4, क्या 1/4 आ रहा है ये देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। तो ये देखो 1/4 आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मीन्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, E denotes complement of an event E if E F G are pairwise independent। ठीक है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है,
मीन्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये इंडिपेंडेंट है, ई इंटरसेक्शन जी और एफ इंटरसेक्शन जी, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड जी ये जीरो है, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन जीरो है। तो अगर हम लोग ऐसे इसका डायग्राम बनाएं तो ऐसे कुछ आएगा, इंटरसेक्शन तीनों का जीरो है, ठीक है। और ठीक है, को पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर एफ गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश गिवन दैट जी, ये बोला हुआ है क्या होगा। तो ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला वाइज, ऊपर वाला इंटरसेक्शन नीचे वाला, तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी, इसका प्रोबेबिलिटी और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होता है। तो ये है क्या, ना ही ई ना ही एफ, ठीक है। अगर इसको ई मान लें, इसको एफ और इसको जी, तो जी को लेना है बट ई और एफ को नहीं लेना है। तो कौन सा एरिया आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, केवल ये वाला पार्ट, ठीक है। ये है मेरा ना ही ई ना ही एफ बट जी, ठीक है। तो ये क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं, ये जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो और तीनों का इंटरसेक्शन तो जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये ऊपर वाला है, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिखा हुआ है, तो बस सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस, अब ये इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और नीचे में पी ऑफ जी माइनस, ये भी इंडिपेंडेंट है एफ और जी, तो एफ और दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नीचे में पी जी कट गया, तो क्या आ गया, वन माइनस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कुछ गलती कर दिए क्या, जो पूछा है वो ना ही ई है ना ही एफ है, ठीक है, और जी के साथ इंटरसेक्शन है। अच्छा ठीक है, ये वन को गायब करना पड़ेगा ना, तो इसको गायब कर दो मैच करके, पी ऑफ, अच्छा ई डैश सब जगह है, ये पी ऑफ एफ बार, इस पर तो ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी हो रहा है, नहीं वो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको कंबाइन करेंगे अगर, तो पी ऑफ ई डैश होगा माइनस पी ऑफ एफ, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंबाइन करते तो क्या आता, पी ऑफ एफ डैश माइनस पी ऑफ ई, ये तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपना कौन सा आ जाएगा, सी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट सच दैट पी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई इज 1/2, वाई गिवन दैट एक्स इज 1/3 और एक्स एंड वाई जो है 1/6 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया हुआ पी ऑफ
एक्स गिवन डेट वाई, मतलब क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई और पी ऑफ वाई ये दिया हुआ है 1/2 पी ऑफ वाई गिवन डेट एक्स, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई गिवन डेट पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ 1/3 और पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है 1/6। तो इसको यूज करेंगे दोनों जगह, पी ऑफ वाई और पी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पी ऑफ वाई अगर निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 इंटू ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 1/3 आ जाएगा पी ऑफ वाई और पी ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। तो पी ऑफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये क्या होगा, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है इक्वल टू 1/6 लिखा हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल होगा। ठीक है, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई होना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स 1/3 है और ये 1/2 है, मतलब 1/6 आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पी ऑफ एक्स यूनियन वाई बोला हुआ है, तो ये क्या होता है, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको ये करते हैं, पी ऑफ एक्स क्या है 1/2, ये है 1/3 और इंटरसेक्शन 1/6 है। तो इसको निकाल लो, कितना आएगा, नीचे में सब जगह 6 हो जाएगा, 3 + 2 - 1 तो 5 - 1 4/6 जो कि 2/3। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद पी ऑफ एक्स बार यूनियन वाई ये कितना होगा, तो पी ऑफ ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ, अच्छा इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। पी ऑफ एक्स बार प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इंडिपेंडेंट है तो हम लोग डायरेक्ट पी ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स बार क्या होगा, एक्स दिया 1/2 तो एक्स बार भी 1/2 हो जाएगा, पी ऑफ वाई 1/3 और पी ऑफ एक्स बार 1/2 इंटू 1/3 तो ये आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला ही है, ये 2/3 आ जाएगा जो कि 1/3 दिया हुआ है। तो केवल 1 एंड ए एंड बी आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आगे वीडियो में करेंगे।